उसके कमरे में हर जगह इंसानी बाल पड़े हुए थे। पूरे कमरे में कोई एक जगह भी ऐसी नहीं थी जहां बाल ना हो। कमरे का पूरा फर्श, दीवारें सब काले स्याह बालों से ढकी हुई थी। वो अभी चिल्लाने में ही मसरूफ थी कि जब फर्श पर पड़े हुए बालों में हरकत हुई और देखते ही देखते उन्होंने एक खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है काले जादू की खौफनाक दुनिया एपिसोड नंबर 11। रुको, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, मैं तुम्हें अपना मोबाइल दिखाती हूँ। निगत ने मेज पर से अपना मोबाइल उठाया और कॉल लिस्ट और अनबॉक्स चेक करवाने, लेकिन वहां भी कोई मैसेज नहीं थे। ये कैसे हो सकता है? हाशिम बड़बड़ाया। तुम्हारी गलतफहमी हो रही है। निगत ने मोबाइल वापस मेज पर रख दिया। ये कौन है? हाशिम की नजर उसके मोबाइल के वॉलपेपर पर पड़ी तो वो चौंका। बहन है मेरी, निगत ने तवक्कुफ के बाद कहा। कहाँ होती है ये आजकल? हाशिम को तशवीश हुई। अल्लाह बेहतर जानता है, पता नहीं कहाँ है। निगत ने गहरा सांस लिया। क्या मतलब? हाशिम हैरान हुआ। बाबा ने आपी से तमाम ताल्लुकात तोड़ दिए हैं, अब हम नहीं मिलते। इनसे काफी साल हो गए हैं, मैंने नहीं देखा। उन्हें पता नहीं कि कहाँ होंगी, निगत अफसुर्दगी से बोली। लेकिन क्यों? हाशिम चौंका। बाबा का कहना था कि आपी गलत कामों में पड़ गई थी, इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बुरे असरात मुझ पर पड़े। निगत ने मोबाइल की स्क्रीन पर नजर डाली। मसलन हाशिम ने भुवें स्केड़ी, ब्लैक मैजिक। निगत ने नजर उठाकर हाशिम को देखा। गौर करो मेरी बात पर कि सब कुछ साफ जाहिर है, तुम लोग मानो ना मानो, लेकिन मुझे यकीन है कि यह सब निगार कर रही है। उसकी बहन के बारे में सुना है, आजकल वो पाकिस्तान में ही होती है, साइकियाट्रिस्ट है शायद वो। असद और निमरा के अल्फाज उसके कानों में गूंजने लगे। उसे उन दोनों की बातों पर यकीन होने लगा था। हाशिम सोचों के समुंदर में गर्क था जब निगत की आवाज ने उसे सोचों के समुंदर से बाहर निकाला। हाशिम, तुम्हारे बाबा ठीक कहते थे, हाशिम ने तवक्कुफ के बाद कहा। क्या मतलब? निगत उलझी। हाशिम कुछ कहने ही लगा था जब उसका मोबाइल बज उठा। उसने मेज पर से मोबाइल उठाया तो मोबाइल की स्क्रीन पर अरीशा का नाम जगमगा रहा था। 2 मिनट, हाशिम निगत से कहता हुआ अपनी जगह से उठा और साइड में चला गया। हाँ बोलो अर्श। हाशिम ने कॉल रिसीव की। हाशिम, तुम इस वक्त कहाँ हो? उसके लहजे में परेशानी साफ जाहिर थी। मैं निगत के पास आया हूँ। क्यों, क्या हुआ है? तुम कहाँ हो? हाशिम फिक्रमंद हुआ। हाशिम, मैं हानिया के घर हूँ। अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। हुरिया की जान को खतरा है। तुम अभी वहां से निकलो और मुझे कॉल बैक करो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। अरीशा ने घबराहट पर काबू पाते हुए तेजी से कहा। क्या कह रही हो तुम? कहाँ है हुरिया? हाशिम परेशानी से बोला। फिलहाल हुरिया ठीक है, तुम वहां से निकलो, मैं बताती हूँ तुम्हें सब, अरीशा बोली। ठीक है, मैं वहां आ रहा हूँ। नहीं, तुम यहीं मत आना, वो मेरा ताकुब कर रहा है। अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। वो सब कुछ उसे जाकर बता देगा। मैं तुम्हें कॉल पर ही अब बताऊंगी, तुम खाली जगह जाओ। अरीशा ने उसकी बात काटी। ठीक है। हाशिम तेजी से कमरे से निकल गया। हाशिम, क्या हुआ? निगत ने उसे आवाजें दी, मगर वो जा चुका था। आखिर क्या कहना चाहता था हाशिम? निगत उलझी। हाँ अब बोलो अरीशा। हाशिम निगत के क्लिनिक के बाहर आ गया। हाशिम, पहले मैं तुम्हारे इल्म में कुछ बातें लाना चाहती हूँ। हुरिया को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि उस पर काला जादू किया जा रहा है। जो कोई भी ये कर रहा है, उसने हुरिया तक पहुंचने के लिए मेरा इस्तेमाल किया, और फिर जब मुझे सच्चाई के बारे में मालूम हुआ तो उसने मुझे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैं नहीं जानती मुझे लेकर उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन इस्माइल अंकल ने मुझे बताया है कि आज की रात बहुत अहम है उसके लिए। मुमकिन है कि वो हुरिया को नुकसान पहुंचाने के लिए अपना हर तरीका अपनाए। हमें कुछ भी करके हुरिया को बचाना होगा, और सिर्फ यही जरूरी नहीं है, हमें उस शख्स तक भी पहुंचना है जो इस सब के पीछे है। उसका मकसद क्या है, हमें यह भी मालूम करना होगा। हमारे पास वक्त कम है। मैं हुरिया को यह बताना चाहती थी, मगर मुझे लगता है
हुरिया को बताने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए तुम्हें बता रही हूं। लेकिन हाशिम, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि हुरिया से उसकी ऐसी क्या दुश्मनी है जो वो ये सब कर रही है। अरीशा ने उसे तफसील से आगाह करते हुए आखिर में पूछा। मैं जानता हूं उसे, और ये भी जानता हूं कि वो ये क्यों कर रही है। हाशिम ने तवक्कुफ के बाद कहा। तुम कैसे जानते हो? अरीशा हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। निगार, निगार याद है तुम्हें? हाशिम ने उसे याद दिलाया। हाँ, तो ये सब निगार कर रही है। अरीशा मजीद हैरान हुई। अब तक जो बातें मुझे मालूम हुई हैं वो सब बातें निगार ही की तरफ इशारा कर रही हैं। वो रुका। तुम्हारी तरह उसने मुझे भी बेवकूफ बनाया है, अपनी बातों में उलझाकर मुझे सच्चाई से दूर रखने की कोशिश कर रही थी। वो उसने मुझे कहा था कि वो आज मुझे उस शख्स का नाम बताएगी जिसने हुरिया पर काला जादू करवाया है, और मुझे यकीन है कि वो तुम्हें फंसाने के लिए तुम्हारा नाम लेगी। हाशिम ने पुरयकीन अंदाज में कहा। तो फिर जैसा वो चाहती है हम भी वैसा ही करेंगे। अरीशा हल्का सा मुस्कुराई। क्या मतलब है तुम्हारा? हाशिम नासमझी से पूछा। मतलब यह है कि हम उसी के जाल में उसको फंसाएंगे। जब वो तुम्हारे सामने मेरा नाम ले तो तुम बिल्कुल वैसा ही रद्दे अमल जाहिर करना जैसा वो चाहती है। तुम गुस्से में वहां से निकलना और घर आकर मुझसे झगड़ा करना। वो जिन अभी भी मेरा ताकुब कर रहा है वो जरूर ये सब जाकर निगार को बताएगा और उसे यकीन हो जाएगा कि हम उसके जाल में फंस गए। लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं होगा। तुम हुरिया को वहां से ले जाना, लेकिन हुरिया या फिर किसी को भी इसके बात के बारे में कुछ भी मत बताना। ये बात जितने कम लोगों के दरमियान रहेगी उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। अरीशा ने उसे ताकीद की। लेकिन वो जिन जो तुम्हारा ताकुब कर रहा है उसे इसके बारे में इल्म हो गया तो? हाशिम ने अपना खदशा जाहिर किया। नहीं होगा, मैं हानिया के घर हूं। इस्माइल अंकल के साथ वो यहां अंदर नहीं आ सकता, और तुम्हारी तरफ से भी कोई खतरा नहीं है क्योंकि निगार कभी भी तुम्हारा ताकुब नहीं करवाएगी। मुमकिन है कि वो आज रात हुरिया को फिर से पास आए, क्योंकि अंकल ने कहा था कि वो अपनी हर कोशिश करेगी। बेशक वो काला जादू कर रही है, लेकिन जिसके जरिए ये काम अंजाम दे रही है वो जिन्नात की कौम से है, और जिन्नात को हम बेवकूफ बना सकते हैं। वो रुकी। क्या मतलब है तुम्हारा? हम क्या कर सकते हैं? हाशिम के माथे पर बल पड़े। हम सब कुछ जाहिरी तौर पर वैसा ही करेंगे जैसा वो लोग चाहते हैं, लेकिन असल में वैसा नहीं होगा। जब वो वहां आएगा तो हम पहले से वहां मौजूद होंगे और उसके बिछाए जाल में उसको फंसा देंगे। मैंने अंकल से बात की है, वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। उनके कहने के मुताबिक निगार के पास वो जिन महदूद मुद्दत के लिए है। आज रात वो उसे आजाद करेगी, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसे 12 बजे तक अपने पास ही रोक कर रखें। अरीशा ने उसे प्लान बताया। लेकिन यह खतरनाक हो सकता है। अगर उसने हुरिया को कुछ कर दिया तो? हाशिम को फिक्र लाहक हुई। हम सब वहां मौजूद होंगे, उसे कुछ नहीं होगा। जब वो जिन हुरिया को लेकर वहां नहीं पहुंचेगा तो वो गुस्से से पागल हो जाएगी और जरूर कोई ऐसी गलती करेगी जो हमारी मददगार साबित होगी। अरीशा बोली। ठीक है, हाशिम ने हामी भर ली। अब तुम जाओ उसके पास, मैं भी घर जा रही हूं। बेस्ट ऑफ लक। अरीशा ने फोन बंद कर दिया। सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा था। वो उनके जाल में फंस चुका था। अब आगे जो करना था वो इस्माइल साहब को करना था। वो गुस्से से हाशिम और ईशा को घूर रहा था। उसे आहिस्ता आहिस्ता समझ आ चुका था कि अब वो बुरी तरह से फंस चुका है और फरार की कोई राह मुमकिन नहीं है। अरीशा और हाशिम ने आगे बढ़कर हुरिया को उठाया और सहारा देते हुए कमरे से बाहर ले गए। उसकी नजरें अब इस्माइल साहब पर जम चुकी थीं। चला जा यहां से और मुझे अपना काम करने दे, वो गुस्से से बोला। मैं भी यहां अपना काम करने आया हूं। जब तू अपना काम नहीं छोड़ सकता तो फिर मैं क्यों छोड़ दूं? वो मुस्कुराए। पछताएगा तू। उसकी सुर्ख आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। ये तो वक्त बताएगा कि कौन पछताता है और कौन नहीं। मौलवी साहब आगे बढ़े। करीब मत आओ मेरे, वो चीखा। वो अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए आगे बढ़े। उसकी पुरइसरार चीखों से पूरा कमरा गूंज उठा। 12 बजने वाले हैं, ये काम कहाँ रह गया है? वो घड़ी पर निगाह दौड़ाते हुए बड़बड़ाई। अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे हुरिया को लेकर। कहाँ रह गए हो तुम? कहीं कहीं ऐसा तो नहीं? उसने दानिस्ता दौर पर अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस बार मैं हार नहीं सकती। वो लोग मुझे नहीं हरा सकते। वो लोग निगार को नहीं हरा सकते। मैं हार नहीं मान सकती। मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूँ। अब पीछे हटना मुमकिन नहीं रहा। उन लोगों को हिसाब देना होगा। मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। उनके किए की सजा देकर रहूंगी। ऐसे नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं, कभी भी नहीं। वो पागलों की तरह कमरे में चक्कर काटती हुई चीखी, कहाँ हो तुम? हाजिर हो। कहाँ हो तुम? वो गुस्से से बोली। 12:30 का वक्त था। हाशिम अपने कमरे के बाहर खड़ा चक्कर काट रहा था जब इस्माइल साहब और मौलवी साहब बाहर आए। क्या वो चला गया? हाशिम बरक रफ्तारी से उनकी जानब बढ़ा। हाँ, मौलवी साहब ने जवाब दिया। अब हम क्या करेंगे? हाशिम ने फिक्रमंदी से पूछा। अब हमें इंतजार करना होगा। निगार की तरफ से किसी भी बात की उम्मीद की जा सकती है। फिलहाल तो हुरिया को उससे कोई खतरा नहीं है। वो अब काफी कमजोर हो चुका है। मैंने उसे खत्म नहीं किया क्योंकि मैं ये जान गया हूं कि आज रात निगार को उसे आजाद करना था, लेकिन अब वो उसे आजाद नहीं करेगी और उसकी यही गलती हमारे लिए मददगार साबित होगी। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो निगार उस पर काबज हो जाएगी या फिर वो निगार पर। वो दोनों आपस में ही लड़ पड़ेंगे और हमें इस दौरान थोड़ा सा वक्त और मिल जाएगा। वो रुके, लेकिन हमें फिर भी होशियार रहना होगा। उसका मंसूबा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। वो गुस्से में कुछ भी कर सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी हमारे मुताबिक ना हो, इसलिए हमें हर सूरत हाल के लिए तैयार रहना होगा। अगर हम कमजोर पड़े तो मुंह की खाएंगे, इस्माइल साहब ने हदायत की। हाशिम ने असबात में सर हिलाया। हुरिया बेटी कहाँ है? उन्होंने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। वो नीचे अम्मी के कमरे में है, अम्मी और अरीशा के साथ। हाशिम ने नीचे की जानब इशारा किया। ठीक है, जो पानी मैंने पढ़ कर दिया था वो घर के चारों कोनों में डाल दो और पढ़ाई जारी रखो। उन लोगों को भी कह दो कि विर्द करते रहें। अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत होती है। इंशाअल्लाह उसने चाहा तो बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। वो होले से मुस्कुराए। इंशाअल्लाह, हाशिम ने कहा। आप लोग जाकर आराम करें, मैं आता हूं, हाशिम ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है। वो असबाब में सर हिलाते हुए आगे बढ़ गए। कहां थे तुम? निगार ने कहर आलूद निगाहों से उसे देखा। उन लोगों ने गुमराह किया था हमें। मैं जब वहां गया तो वो लोग पहले ही वहां मौजूद थे। मैं उसे नहीं ला सका। उसने मुख्तसिर अंदाज में सूरत हाल से आगाह किया। आह, वो गुस्से से बिलबिला उठी। मैंने अपना वादा निभाया, अब तुम भी अपना वादा पूरा करो और आजाद करो मुझे। उसने निगार को देखा। क्या तुम्हें आजाद कर दूं? वो हंसी। तुम्हें आजाद नहीं कर सकती। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे। तुमने वादा किया था, लेकिन तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। हूर को यहां नहीं लाए तुम। मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी। अब जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाती, मैं तुम्हें आजाद नहीं करूंगी। वो सख्ती से गोया हुई। तुम वादा खिलाफी कर रही हो। तुम जानती हो कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने अपनी कोशिश की, लेकिन वो लोग ताकतवर हैं, मैं उनका मुकाबला नहीं कर सका। उसने अपने सुर्ख होती हुई आंखें निगार के वजूद पर गाड़ी। मुझे इस बात की परवाह नहीं। वो दांत पीसती हुई ढटाई से मुस्कुराई। वो गुस्से से मुठियां भींजता हुआ उसे घूरने लगा। निगार ने उसके चेहरे पर निगाह डाली तो यकदम खौफजदा हो गई। वो आम दिनों से अलग दिखाई दे रहा था। उसकी सुर्ख आंखें निगार पर मरकूज थीं। निगार को यूं महसूस हुआ जैसे कोई उसका गला घूंट रहा है। वो अपना गला पकड़ती हुई खांसने लगी। वो दांत पीसता हुआ निगार की जानिब बढ़ा। अगर तुम इस वक्त मैं अपने मकसद में कामयाब ना हो सकी तो तुम्हें उसे आजाद करना होगा। अगर तुमने ऐसा ना किया तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। और एक और बात, जिस आतिश जिन को तुमने काबू में किया है वो बहुत ताकतवर है। अगर वो तुम्हारे आजाद करने से पहले ही आजाद हो गया तो तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। उसे बेइख्तियार अपने उस्ताद की बात याद आई। निगार ने लबों को हरकत दी और घुटी घुटी आवाज में कुछ पढ़ने लगी। निगार के मुंह से निकले लफ्जों ने उसके बदन को जलाना शुरू कर दिया। वो बुरी तरह से चीखा। उसकी चीखें उस कदर खौफनाक थीं कि अगर कोई कमजोर दिल सुनता तो फौरी बेहोश हो जाता। निगार के गले से उसकी गिरफ्त ढीली हुई तो वो उससे दूर हटती हुई खांसने लगी।
इसी असना में वो एक बार फिर उस पर हमला करने के लिए उसकी जानब बढ़ा। निगार बर वक्त होशियार हो गई और उसने फिर से कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। वो एक बार फिर उससे दूर हटने लगा। निगार उसके करीब जाती हुई बुलंद आवाज में मंत्र पढ़ने लगी। उसकी दिल खराश चीखें उस पुराने वीराने में गूंज रही थी। देखते ही देखते वो उसके सामने जलकर राख हो गया। हा 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 हा। निगार राख को देखती हुई जोर जोर से हंसने लगी। मेरे आगे कोई भी कुछ नहीं है, निगार को कोई हरा नहीं सकता, कोई भी नहीं, उसने गर्दन अकड़कर रऊनत से कहा। अचानक उसे फंदा लगा और वो बुरी तरह से खांसने लगी। पानी पानी, वो खांसती हुई मटके की जान बढ़ी। खांसते खांसते उसकी हालत गैर हो चुकी थी। उसे अपने गले में खिंचाव महसूस हुआ और उसके हाथ बढ़ाकर मटके से पानी निकालना चाहा, लेकिन मटका नीचे गिरकर टूट गया और सारा पानी बह गया। निगार अपना गला पकड़ती हुई वहीं बैठ गई। पानी पानी, आहिस्ता आहिस्ता उस पर गशी तारी होने लगी और वह वहीं गिरकर बेहोश हो गई। मैं हैरान हूं कि निगार अब तक खामोश है। फजर की नमाज से फारग होकर हाशिम इस्माइल साहब के पास आ गया था। हो सकता है कि हम कामयाब हो गए हों। वो रुके, लेकिन यह भी मुमकिन है कि यह खामोशी तूफान आने से पहले की खामोशी हो। हमें दोनों तरह की सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्हें नरमी से कहा। जी। हाशिम ने असबात में सर हिलाया। हाशिम इस्माइल साहब से बातों में मसरूफ था। उसी असना में उसका मोबाइल बजा। 2 मिनट, हाशिम ने मेज से मोबाइल उठाते हुए कहा। स्क्रीन पर निगत का नाम जगमगा रहा था। हाशिम ने कॉल रिसीव करते हुए मोबाइल कान से लगाया। हाशिम, तुम जानते हो क्या कि आपी कहाँ है? अगर तुम्हें मालूम है तो प्लीज मुझे वहां ले चलो, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, प्लीज मना मत करना। दूसरी तरफ से निगत ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। तुम उससे ना मिलो तो बेहतर है, हाशिम ने आहिस्ता से कहा। हाशिम प्लीज, निगत ने इल्तिजा की। अच्छा ठीक है, इंतजार करो, मैं आ रहा हूं, हाशिम ने हामी भर ली। क्या तुम्हें यकीन है हाशिम कि यह सब मेरी आपी ने किया है? हाशिम रास्ते में उसे तमाम बातों से आगाह कर चुका था, लेकिन निगत का दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि उसकी सगी बहन किसी के साथ ऐसा कर सकती है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे झूठ कह रहा हूं? तुम जानती हो कल की रात मेरे घर वालों ने खौफ में गुजारी, इस बात का खौफ के न जाने अब उसका अगला कदम क्या होगा। हाशिम का लहजा ना चाहते हुए भी तेज हो गया। निगत ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। पहुंच गए हम, हाशिम ने ब्रेक लगाया। निगत गाड़ी से उतर गई और आसपास का जायजा लेने लगी। तुम नहीं चलोगे? निगत ने विंडो से अंदर झांकते हुए पूछा। नहीं, मैं यहीं बाहर हूं। हाशिम गाड़ी से उतर कर खड़ा हो गया। किस तरफ जाना है? उसने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। वहां सामने, हाशिम ने इशारा किया। निगत छोटे छोटे कदम उठाती हुई ऊपर चली गई। हाशिम वहीं नीचे खड़े होकर उसका इंतजार करने लगा। निगत सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर आ गई। आपी आपी, वो एक हाल नुमा बड़े से कमरे में दाखिल हुई जहां पर वो लोगों के मसले सुना करती थी। आपी, निगत उसे आवाजें देती हुई उस कमरे के अंदर बने एक और कमरे में दाखिल हुई। इर्द गिर्द का मंजर देखने के बाद उसे यकीन आ चुका था कि हाशिम झूठ नहीं कह रहा था। निगत छोटे छोटे कदम उठाती हुई आगे बढ़ी। वो इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी जब उसकी नजर कमरे के एक कोने पर पड़ी जहां निगार बेजान सी जमीन पर पड़ी हुई थी। उसका पेट फूला हुआ था। आपी, वो दौड़कर उसके पास गई। आपी, निगार का सर अपनी गोद में रखते हुए वो जोर से चिल्लाई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतने सालों के बाद उसकी मुलाकात निगार से इस तरह से होगी। आपी आंखें खोली। वो उसका चेहरा थपथपाते हुए बोली, हाशिम। हाशिम का ख्याल आते ही वो बाहर की जानब दौड़ी। हाशिम, हाशिम, ऊपर आओ जल्दी। वो सीढ़ियों पर खड़ी होकर उसे आवाजें देने लगी। निगत की चीखने की आवाजें सुनकर हाशिम घबराता हुआ ऊपर आया। क्या हुआ निगत, सब ठीक है ना? वो परेशानी से पूछने लगी। हाशिम, आपी, उनको पता नहीं क्या हो गया है, हमें उन्हें अस्पताल ले जाना होगा। वो आंसू बहाती हुई अंदर की तरफ इशारा करने लगी। ठीक है, तुम रो मत, हम चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। हाशिम उसे तसल्ली देता हुआ अंदर की जानब बढ़ा। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान ने उसकी जिंदगी
बर्बाद करने की हर कोशिश की। वो कभी उस इंसान की जिंदगी बचाने के लिए उसे अस्पताल भी लेकर जाएगा। हाशिम और निगत उसे अस्पताल लेकर आए। निगार को होश आ चुका था, लेकिन उसे हुआ क्या था ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी। उसकी हालत अभी भी बहुत अजीब थी। किसी मरीज की ऐसी हालत हाशिम ने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। वो जिंदा तो थी, मगर जिंदा लाश की तरह। हाशिम, आप ही कैसी हैं? क्या मैं उनसे मिल सकती हूं? निगत ने हाशिम के बाहर आने पर बेताबी से पूछा। मेरा मशवरा है कि तुम उससे ना मिलो, हाशिम ने राय दी। क्यों? निगत आंसू साफ करती हुई बोली। तुम देख नहीं सकोगी। हाशिम ने गहरी सांस ली। क्यों, क्या हुआ है उन्हें? निगत का दिल डूबा। मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन फिर भी उसने दानिस्ता तौर पर बात अधूरी छोड़ दी। क्या? निगत ने बेताबी से पूछा। हमें लगता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। हाशिम ने लब भींचे। निगत को लगा कि वो सांस नहीं ले पाएगी। वो दीवार पकड़ती हुई चेयर पर बैठ गई। हाशिम अल्फाज तलाश करने लगा। उसे समझ में नहीं आया कि वो किन लफ्जों का इस्तेमाल करते हुए उसे तसल्ली दे। हाशिम निगत के पास ही था कि उसका मोबाइल बजा। वो कॉल रिसीव करता हुआ साइड पर हो गया। निगत अपना दिल मजबूत करती हुई उठी और आगे बढ़कर कमरे का दरवाजा खोला। वो जी भरकर निगार को देखने चाहती थी, लेकिन सामने का मंजर देखकर उसके कदम मंजमद हो गए। निगार अस्पताल के सिंगल बेड पर लेटी हुई थी और उसके मुंह से, नाक से कीड़े निकल रहे थे। वहां मौजूद नर्सेज उसे देखकर खौफजदा हो गई थीं और उसके पास जाने से भी डर रही थीं। एक मशीन थी जो उसके मुंह पर लगी हुई थी, जिसकी मदद से उसके जिस्म के अंदर मौजूद कीड़ों को मुकम्मल तौर पर बाहर निकालने की कोशिश जारी थी, लेकिन कीड़े से खत्म नहीं हो रहे थे। निगत बेहसो हरकत कमरे के दरवाजे पर खड़ी ये मंजर देख रही थी। जब हाशिम ने उसके कंधे पर हाथ रखा, वो बुरी तरह से चौंक कर पीछे मुड़ी। मैंने कहा था ना कि तुम देख नहीं पाओगी। हाशिम की नजरें नीचे थी। निगत की आंखों में मौजूद नमी ने सामने वाले का अक्स धुंधला कर दिया। हाशिम ने इस्माइल साहब और मौलवी साहब को दोपहर के खाने तक रोक लिया था। खाने से फारिग होकर वो लोग लॉन्ज में बैठे बातें कर रहे थे जब हाशिम ने उन्हें निगार की हालत के बारे में बताया। बेटा, अल्लाह ताला इंसाफ पसंद है और कभी ना इंसाफी नहीं करता। अपने बंदों के साथ सब्र करने वालों को सब्र का फल जरूर मिलता है और बुरे काम करने वालों को सजा भुगतनी पड़ती है। इस्माइल साहब ने हाशिम की बात सुनकर कहा, जादू करना या करवाना दोनों ही सरासर गलत है। वो शख्स मुसलमान नहीं रहता जो किसी दूसरे शख्स पर जादू करे या करवाए। उसका दीन से नाम खारिज हो जाता है। अल्लाह सब गुनाह माफ कर देते हैं, शिरक नहीं माफ करता। इसलिए एहतियात करो कि कोई ऐसी बात ना हो जाए जो शिरक में शामिल हो। अगर कोई हाजत है तो अल्लाह से मांगो, बजाय इसके कि कोई गलत रास्ता इख्तियार करो। इस्माइल साहब ने धीमे लहजे में कहा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। मौलवी साहब ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, आमीन। सब एक साथ बोले। फिर 3 महीने बाद हाशिम और हुरिया ने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की थी, जिसमें वो माजी में हुए वाक़े को भुलाकर अपने आने वाली जिंदगी के बारे में सोच रहे थे। अरीशा और दानिश की शादी हो चुकी थी और अब वो अमेरिका में रिहाइश पजीर थे। राहिल की तबीयत अब काफी बेहतर हो चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता वो कवर कर रहा था। ये देखकर निमरा में भी कुछ हौसला पैदा हुआ था। असद ने हाशिम की मदद से अपना एक छोटा सा कारोबार शुरू किया था, जो अब वो पूरी ईमानदारी से चलाने की कोशिश कर रहा था। निगार ज्यादा दिन जी नहीं पाई थी। कुछ दिनों बाद ही वो ये दुनिया छोड़कर चली गई और निगत अपने डैड के पास वापस अमेरिका जा चुकी थी। हाशिम और उसके दोस्तों ने नहीं सोचा था कि उनका एक मजाक उन्हें जिंदगी में ऐसे दिनों का सामना करने पर मजबूर कर देगा। निगार अपना बदला लेने के लिए इस हद तक चली गई थी कि उसने किसी की जान की परवाह नहीं की थी। ना जाने कितने ही घर उसकी वजह से तबाह हो गए थे। गुरूर खुदा की सिफ्त है, इंसान पर नहीं जचता। निगार की अनापरस्ती, गुरूर और गुस्से ने उसे दोनों जहानों में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। जिल्लत और रुसवाई की मौत के बाद अब उसे मैशर में भी अपने गुनाहों का हिसाब देना था।
फिर 1 साल बाद अल्लाह ताला ने उन दोनों को नेमत से नवाजा था। हाशिम तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। शुक्राने की नफल अदा करने के बाद अब वो हुरिया की फरमाइश पर उसके पास बैठा हुआ उसे सूरह रहमान की तलावत कर रहा था। हुरिया मुस्कुराते हुए मोहब्बत से उसे देख रही थी। हाशिम तिलावत कर चुका तो उसने कुरान पाक चूम कर मेज पर रख दिया। ऐसे क्या देख रही हो? हाशिम ने अपना रुख वापस हुरिया की जानब किया। हाशिम, जब मैं आपको देखती हूं ना तो मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत महसूस करती हूं। अगर आप ना होते तो मैं कैसे ये सब कुछ कर पाती? अगर आप नहीं होते तो शायद मैं एक बहुत बदतर जिंदगी गुजार रही होती। मेरा इतना परेशान करने के बाद भी आपने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मुझे हमेशा पहले दिन की तरह मोहब्बत दी, इज्जत दी। हुरिया की नजरें उसके चेहरे पर जमी थीं। तुमने मुझे जो तोहफा दिया वो इस सब के आगे कुछ भी नहीं है। हाशिम ने उसका हाथ थामे हुए झूले में सोई हुई नन्ही परी की तरफ देखा। अब बुरे दिन गुजर चुके हैं, इसलिए उसके बारे में सोचकर इन खूबसूरत पलों को जाया ना करो। हाशिम ने उसे झोली से निकालकर अपने गोद में ले लिया। हम, क्या नाम सोचा है आपने? हुरिया उसे देखती हुई बोली। हूर ऐन। हाशिम ने उसके नन्हे नन्हे गुलाबी गालों को चूमा। माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। हुरिया मुस्कुराते हुए उसे देखने जो अब उसके नन्हे नन्हे हाथों को चूम रहा था। या अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने हमें यह दिन देखना नसीब किया। हुरिया ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह हाफिज मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज।